ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં? ધોરણ 9 ની અંદર હિન્દી વિષય જેવું કે આપણે જાણીએ છીએ મિત્રો કે 9મા ધોરણના હિન્દીની અંદર આપણે 18 પાઠ પૂર્ણ કરી લીધા છે. 19મા પાઠથી આપણે અભ્યાસ ચાલુ કરવાનો છે હિન્દીની અંદર. ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી જેવા વિષય છે એ આની અંદર કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે. હવે હિન્દી છે એની વાત કરીએ તો હિન્દીની અંદર 19મો પાઠ છે 89મા પત્તા ઉપર, જેનું નામ છે મહાકવિ કાલિદાસ. નરપત બારહટ हड़वेचा એને લખેલો છે. चलो शुरुआत करिए. कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में ही जानते हैं. स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है. हर्षचरित के शुरू में कवि बाण में कालिदास का उल्लेख किया है. इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से भी पहले हुए हैं. एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है. वह कौन सा विक्रम है, इस बात का अभी पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है. फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक उन्हें बनाया गया है. विभिन्न भाषाओं में पहेली और लोक कथा में उनकी विद्वता, कविता और चमत्कारी प्रसंगों का वर्णन मिलता है. जन्म और परिचय. कुछ विद्वानों में कालिदास का जन्म 365 ईसा पूर्व तथा निधन 445 ईसा पूर्व मनाया जाता है. महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक ठीक पता नहीं चला. कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी, वर्तमान में उज्जैन, माना है, जो सही लगता है क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैनी का विशेष दर्शनीय कहा है और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उन्हें उधर जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है. उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था. वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी. साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुँच थी. राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से विक्रम संवत चलाया था. समय समय पर उन्हें सोने को जो सिक्के चलवाने थे उससे राज्यकाल का ठीक ठीक पता चलता था. विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य कला की उन्नति होगी उतनी कभी भी नहीं होगी. एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए. राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य संगीत के अच्छे जानकार थे. संस्कृत भाषा की उन्नति इस काल में ही अधिक हुई थी. अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे. कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे. वो नवरत्न कहलाते थे. अब कालिदास के विषय में कहा जाता था कि वे युवावस्था तक निरक्षर थे. जिस डाल पर बैठते उसी को काटते थे. निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है. उन दिनों शारदानंद नाम के एक राजा थे. उनकी एक गुणवती और विद्वान पुत्री थी जिसका नाम विद्योत्तमा था. वह बहुत सुंदर और रूपवती भी थी. उसके गुण, रूप और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर देशों तक फैली हुई थी. विद्योत्तमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था. अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगी उसी के साथ वह अपना विवाह करेगी. उसकी यह घोषणा जानकारी जैसे तैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंची. जहाँ जहाँ के विद्वान तथा पंडित विद्योत्तमा की शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे, लेकिन विद्वान या पंडितों की बड़ी ज्ञानी का अनुभव हो रहा था और वे इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे थे. विद्वान और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्योत्तमा का विवाह किसी मूर्ख में करवा दे, इसका घमंड टूट जाएगा और वे अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे. अतः अब वे ऐसे एक मूर्ख की तलाश में थे. संयोग से उन्हें एक दिन ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया. वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था. पंडितों और विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख तो कौन होगा, इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारकर समझा बुझा कर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर लालच देकर साथ चलने को राजी कर दिया. पंडितों ने उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वहाँ कुछ नहीं बोलेगा और गूंगा बनकर रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा. वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ.
उसने पंडितों की बात मान ली और उसके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडित उसे विद्योत्तमा के पास साक्षात के लिए गए। राजकुमारी विद्योत्तमा को उस मूर्ख युवक पर परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु है और बहुत बड़े विद्वान है, शास्त्रों के जानकार है। आपके साथ शास्त्रार्थ करने यहाँ आए हैं, लेकिन उस दिनों मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे। विद्योत्तमा पंडित की तरह यह छल भरी बात समझ नहीं सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाया जिसका भाव था ईश्वर एक है। उसे मूर्ख युवक समझा कि यह मेरी आंख फोड़ डालना चाहती है। उसने दो उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत किया। पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्योत्तमा को समझाते हुए कहा, आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी कहना चाहते हैं कि ईश्वर और जीव दो है। इस बार राजकुमारी विद्योत्तमा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया। फिर उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब घूंसे को देने का संकेत किया। पंडितों ने इस बार विद्योत्तमा के इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा, अपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरुजी ने कहा कि 5 तत्वों से मिलने की सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने से नहीं। इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा ने उस मूर्ख युवक ने अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। एक दिन की बात है, एक ऊंट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर एकाएक बोल उठा, ऊंट ऊंट। उसका बोलते सुनकर विद्योत्तमा चौंक उठी। उसे पता चल गया कि पति कोई विद्वान नहीं बल्कि बहुत बड़ा मूर्ख है। पंडितों के छल भरी बातों पर आकर इसका अर्थ अब उनकी समझ में आ गया था। विद्योत्तमा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक टकाकर द्वार बंद कर दिए। कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ और काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। शीघ्र की कालिदास सारी विद्याओं को सीखकर प्रवीण हो गए। राजनीति, धर्मशास्त्र, साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त करके वह फिर से विद्योत्तमा के पास लौटे। द्वार तब भी बंद था। कवि ने अपने विद्वान होने का प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्योत्तमा से प्रार्थना की। अनावृत कपाट द्वार देहि। अंदर से पत्नी विद्योत्तमा ने पूछा, अस्ति कश्चिद वाग्विशेष। इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्योत्तमा को सुनाई। विद्योत्तमा को जब उसने पंडित होने का विश्वास हो गया तो द्वार खोलकर उसका स्वागत किया। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसे वर्णन साहित्य में मिलता है वैसा ही कहीं नहीं मिलता। उन्हें प्रकृति का मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता था। कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात थी, उसकी कोई तुलना नहीं, जोड़ नहीं। चरित्र चिरण में महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती। उनकी कोई बराबरी नहीं। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन ही है। इस बात पर स्वाभाविकता से उपस्थित होती है कि काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि प्रजा ही शासक है, रक्षक और पिता भी है। समाज में उस दिनों समाज में नारी का स्थान इस बात पर पता नहीं कि कालिदास की रचनाओं से मिलता है। समाज में नारी को सम्मान, श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था। नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा दी जाती थी। महाकवि कालिदास से 7 प्रमुख ग्रंथ है। पहला ग्रंथ है ऋतुसंहार, यह उत्तम काव्य है। कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण किया है उतना अन्य ग्रंथों में नहीं है। मालवी का अग्निमित्र कालिदास का दूसरा और पहला नाटक है। 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र और विदर्भ की राजकुमारी मालवी की प्रेम कथा है। तीसरा ग्रंथ विक्रमो वर्षीयम कालिदास का दूसरा नाटक है। 5 अंक महाराजा पुरवरा और उर्वशी की कथा है। कुमार संभव का काव्य शिव पार्वती विवाह को लेकर कार्तिकेय जन्म और तारकासुर का वध इसकी वर्णन है। मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ खंड काव्य है और शुरू में कालिदास के बादल को दूत बनाकर कुबेर नगरी के अलकापुरी तक का मार्ग बताया। इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी वीरिणी प्रिया को पहचानने का उपाय मेघ को बताया और अपना संदेश दिया। इस काव्य में यक्ष ने इस काव्य के वर्षाकाल और विरह का वर्णन खूब निखरा है। भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है। रघुवंश महाकाव्य है। कालिदास ने रघुवंश कथा पहले ही कह दिया कि सूर्य के उत्पन्न हुआ यह वंश बहुत बुद्धि वाला है।
मैं 3 को बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समुद्र को पार करने की बात सोच रहा हूँ। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और अनेक उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में है। महाकवि कालिदास सातवां और सर्वश्रेष्ठ अभिज्ञान शाकुंतलम, यह तीसरा नाटक है और 7 अंक में है। इसमें राजा दुष्यंत शकुंतला की कथा है। इस तरह महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य में अमर है। उसकी रचना तत्कालीन साहित्य, शासन, राजनीति, समाज, जन विश्वास, भूगोल, ललितता और स्थापत्य आदि सभी की झलक मिलती है। तो मित्रों, हमने ધોરણ 9 ની અંદર આપણે મહાકવિ કાલિદાસે 19મો પાઠ ભણ્યો છે। ખૂબ જ સુંદર પાઠ છે મિત્રો। આના શબ્દાર્થ અને અભ્યાસ તેમજ સ્વાધ્યાય તમારે તમારી બાકી બુકમાં લખી નાખવાનું છે। સમજણ મિત્રો? આ બધું તમારે તમારી બાકી બુકમાં એકવાર વ્યવસ્થિત અક્ષરે લખી નાખવું એ તમારું હોમવર્ક છે। ઠીક છે? ચાલો તો મળશું આવતા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। ત્યાર સુધી બધા જ મિત્રો ઘરે રહો, સુરક્ષિત રહો। આભાર।